आइए आज हम जानते हैं सामाजिक संस्था समाजशास्त्र में और निरंतरता परिवर्तन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसके लेखक कौन से हैं, तो M.N. श्रीनिवासन। तो M.N. श्रीनिवासन किसके लेखक हैं, तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो हैं M.N. श्रीनिवासन, कास्ट इन इंडिया मॉडर्न पुस्तक के लेखक। जाति के लिए अंग्रेजी शब्द कास्ट का प्रयोग हुआ है, कास्ट का प्रयोग हुआ है। और यह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो भाषा है पुर्तगाली। तो कास्ट की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लैटिन नहीं भाषा से। अंग्रेजी भाषा कास्ट से हुई, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से है, तो ये पुर्तगाली भाषा है। कौन सी भाषा है, पुर्तगाली भाषा है। फिर है अगला, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा निम्नलिखित में से कौन सी है। कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण में प्रमुख बाधा कौन सी है, तो विज्ञान, ये तो महान है। कृषि, जो कृषि विज्ञान है, ये तो एकीकरण में भूमिका देती है। और जो है कृषि, ये भी एकीकरण में प्रौद्योगिकी, ये भी राष्ट्रीय एकीकरण में भूमिका देती है। लेकिन जातिवाद जो है एकीकरण में भूमिका नहीं निभाता है, जातिवाद भूमिका नहीं निभाता है। फिर अगला देखिए, परिवार जो है, परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। यह परिभाषा किसकी है, परिवार को कारखाना बताते हैं और कहते हैं मानव व्यक्तित्व का उत्पादन करता है, मानव व्यक्तित्व का उत्पादन करता है। यह किसने कहा है, तो यह कहने वाले टी पार्सन्स हैं, टी पार्सन्स ने कहा है परिवार के बारे में। परिवार वह होता है, वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी और उसमें अविवाहित बच्चे रहते हैं, वो एकांकी परिवार है। छोटे परिवार को एकांकी परिवार कहा जाता है। फिर अगला है, वह परिवार कौन सा है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग रहते हैं। तो वो परिवार कौन सा है, तो उस परिवार का नाम है संयुक्त परिवार। कौन सा परिवार है, संयुक्त परिवार, जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार बोला जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में से जनजाति समाज की विशेषता नहीं है। कौन इसमें जनजाति समाज की विशेषता नहीं है, तो सामान्य भाषा उनकी होती है, बिल्कुल होती है। निर्धन होते हैं जनजाति समाज, निर्धन होते हैं। एक सामान्य नियम होता है उनका, एक सामान्य नियम और अपने रीति रिवाज से चलते हैं। कौन, जनजाति समाज। तो ये इनकी विशेषताएं हैं, सामान्य भाषा है, निर्धनता है तथा एक सामान्य नाम है। लेकिन पूछता है कौन विशेषता नहीं है, तो विशेषता कौन सी नहीं है, तो विशेषता का नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी इनकी विशेषता नहीं है। जाति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो जाति का संबंध किससे है, तो जाति जो है इसका निर्धारण जन्म से होता है। जाति का निर्धारण कहाँ से हो जाता है, तो जन्म से हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की विशेषता नहीं है। फिर पूछता है जनजाति की विशेषता नहीं है, तो देखो निम्नलिखित में कौन सी जाति की विशेषता नहीं है, तो जाति की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है, तो जन्म से निर्धारण होता है, बिल्कुल सही है, जाति में जन्म से निर्धारण होता है। अब भाषा में समानता होती है, जो जातियां हैं उसमें भाषा की समानता होती है, उसमें स्त्रीकरण भी होता है, मतलब बटी होती हैं, ये भी सही है। लेकिन कौन सी नहीं है, तो लिखा है व्यवसाय में भिन्नता, व्यवसाय में भिन्नता, ये जो है व्यवसाय में भिन्नता, ये जो है जाति की विशेषता नहीं है। फिर अगला देखना है, जाति और वर्ग निम्नलिखित में से गुण समान हैं। तो जाति और वर्ग कौन से गुण समान है, तो उपलब्धियां जो हैं, उपलब्ध जो है इसमें समान है जाति और गुण में। फिर निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। देखो परिवार ये भी सामाजिक संस्था है, नातेदारी ये भी सामाजिक संस्था है, विवाह ये भी सामाजिक संस्था है, जबकि समूह ये सामाजिक संस्था की विशेषता नहीं है। जनजाति, तो जनजाति है, तो जनजाति एक क्या है, तो जनजाति एक संपूर्ण समाज है। जो संपूर्ण समाज है ये सबका है, ये जनजाति है, संपूर्ण समाज। निम्न में से कौन सी जनजाति समुदाय की एक विशेषता है, तो जो जनजाति समुदाय है उसकी एक विशेषता क्या होती है, समान भाषा होती है। कैसी भाषा होती है,
समान भाषा होती है। जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा? जो जनजाति है इसको पिछड़ा हिंदू किसने कहा था? तो पिछड़े हिंदू कहने वाले G.H. घुरिये रहे। G.S. घुरिये कहने वाले थे। कौन कहने वाला था? G.S. घुरिये कहने वाले थे। फिर प्रजाति और प्राण शास्त्रीय अवधारणा। प्रजाति एक प्राण शास्त्रीय अवधारणा है। प्रजाति एक प्राण शास्त्रीय अवधारणा है। यह वह समूह है जो कि शारीरिक और विशेषताओं का विशिष्ट गुण के योग की को धारण करता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा हावेल की है। उन्होंने क्या कहा है? प्रजाति एक प्राण शास्त्रीय उदाहरणा है। कैसी उदाहरणा है? प्राण शास्त्रीय। यह वह समूह है जो कि शारीरिक विशेषताओं की विशिष्टता योग धारण करती है। शारीरिक विशेषताओं की विशिष्ट योग धारण करती है। यह कथन किसका है? हावेल का है। यह कथन किसका है? तो ये हावेल का कथन है। निम्नलिखित में से जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जनजातीय समाज है, उनकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो उनकी जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता क्या है? सामान्य इनकी भाषा होती है। कैसी भाषा होती है? तो सामान्य भाषा होती है। जनजाति किस प्रकार का समुदाय है? तो जनजाति आत्मनिर्भर समुदाय। कैसा समुदाय है? तो आत्मनिर्भर समुदाय है। भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? जो भारतीय परिवार है उसका परंपरागत स्वरूप क्या रहा है? तो परंपरागत स्वरूप है संयुक्त परिवार। आज का स्वरूप है एकांकी परिवार, मतलब तब है संयुक्त परिवार। जाति एक बंद वर्ग है। यह कथन किसने कहा है? तो D.N. मजूमदार ने कहा। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो D.N. मजूमदार का कथन है। निम्नलिखित में से कौन परिवार का प्रकार है? तो मूल परिवार है, संयुक्त परिवार है। तो मूल परिवार भी होता है, संयुक्त परिवार भी होता है। मूल परिवार भी, संयुक्त परिवार भी, दोनों हैं। जाति क्या है? तो जाति एक बंद वर्ग है। कैसा बंद वर्ग है? तो कौन है बंद वर्ग? तो जाति खुला वर्ग है क्या? नहीं, जाति एक बंद वर्ग है। जाति क्या है? तो जाति एक संस्था है। जाति क्या है? तो जाति एक संस्था है। फिर अगला देखिए कि सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है। तो इसे क्या कहते हैं? कौन सा सिद्धांत है? तो देखिए रेखीय परिवर्तन होता है, चक्रीय परिवर्तन होता है। रेखीय परिवर्तन में परिवर्तन इस प्रकार होता है, ये परिवर्तन हुआ, लौट के दोबारा नहीं आएगा। यहाँ से शुरू हुआ जो परिवर्तन, आज मान लिया किसी ने कपड़े पहनना शुरू किया और फिर वो कपड़े लौट के दोबारा नहीं पहने जाएंगे, ऐसा परिवर्तन ये रेखीय परिवर्तन। और एक होता है चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत। ऐसा परिवर्तन ये जो होता है गोल रूप में होता है, चक्र के रूप में। ये परिवर्तन आज ये है, फिर कल ये है, फिर लौट के वो दोबारा वापस आ जाता है, तो इसी को ही चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। फिर प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी थी? तो प्रभुत्व जाति की उदाहरणा किसने दी थी? M.N. श्रीनिवासन ने दी थी। M.N. श्रीनिवासन ने दी थी। किस जाति की उदाहरणा? तो प्रभुत्व जाति की उदाहरणा। एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं तो लघुत्तरी की कि एकल परिवार क्या है? एकल परिवार जिसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एकल परिवार कहा जाता है। फिर देखते हैं जाति की विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? तो जाति की विशेषताएं लिखिए। तो जाति की क्या विशेषताएं होती हैं? तो जाति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो जाति की मुख्य विशेषताएं जन्म पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? जन्म पर आधारित होती है। पैसे की निश्चितता होती है। खान पान पर प्रतिबंध होता है। खान पान पर प्रतिबंध, ऊंच नीच की भावना होती है तथा अनिवार्य सदस्यता होती है। निश्चित परंपरा होता है। अंतर्विवाही समूह होता है। सदस्यों की निश्चितता होती है। फिर बताना है यहाँ पर आपको कि नातेदारी कितने प्रकार की होती है। तो नातेदारी यहाँ पर दो प्रकार की, एक रक्त संबंधी नातेदारी, एक विवाह संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी और विवाह संबंधी नातेदारी। तो नातेदारी कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक है रक्त संबंधी नातेदारी, एक है विवाह संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी और विवाह संबंधी नातेदारी। बाजार क्या है? तो बाजार एक संस्था है। बाजार क्या है? एक संस्था है। तथा
परिणीकरण एक उदाहरण है। तो परिणीकरण एक बोतल बंद पेयजल का उदाहरण, बोतल बंद पेयजल का उदाहरण इसमें बताया गया है। परिणीकरण। साप्ताहिक बाजार, साप्ताहिक बाजार अथवा ग्रामीण बाजार संस्था है क्योंकि साप्ताहिक बाजार या ग्रामीण बाजार संस्था है क्योंकि ये बाजार वस्तुओं के आदान प्रदान और साथ साथ मेल मिलाप के केंद्र भी होते हैं। जो ग्रामीण बाजार होते हैं यहाँ एक दूसरे से लोग मिलते हैं और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान किया जाता है। कौन बाजार के आवश्यक तत्व हैं? तो बाजार में कौन हो? वस्तु हो, सेवा हो, प्रतियोगिता हो, क्रेता विक्रेता हो, सभी। तो ये सभी बाजार के जो है प्रतिमान माने जाते हैं। वर्तमान समय में प्रतिष्ठा के मुख्य प्रतीक क्या हैं? प्रतिष्ठा आपको किस प्रकार मिले? कार का मॉडल है, महंगा सेलफोन है तथा ब्रांडेड उपयोगी साधन है। ये सब आपके पास हो तो आप बहुकाली हैं और आपकी प्रतिष्ठा है। यही है कार का मॉडल और महंगा फोन सेल और ब्रांडेड उपयोगी साधन। पारंपरिक रूप से भारतीय ग्रामीण समाज में सेवाओं के आदान प्रदान की कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? तो पारंपरिक मतलब प्राचीन काल में भारतीय समाज में सेवाओं के आदान प्रदान के लिए कौन सी प्रथा प्रचलित थी? उस प्रथा का क्या नाम था? पारंपरिक रूप से भारतीय समाज में सेवाओं के आदान प्रदान के लिए कौन सी परंपरा प्रचलित थी? तो वो परंपरा यहाँ पर लिखी नहीं है, वैसे उस परंपरा का क्या नाम था? जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। तो जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे उसको क्या बोलते थे? विनिमय बोला जाता था। पारंपरिक रूप से भारतीय ग्रामीण समाज में सेवाओं के आदान प्रदान के लिए कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? यहाँ पर तो लिखा है जजमानी व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था। ग्रामीण समाज में जजमानी व्यवस्था आधारित है जाति व्यवस्था पर। किस व्यवस्था पर? तो जाति व्यवस्था पर आधारित है। बाजार में उन्नत विकास के जनजातीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। तो बाजार में उन्नत विकास के जनजातीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। प्रतिकूल और सकारात्मक या नकारात्मक? प्रतिकूल और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जनजातीय लिखा, बाजार में उन्नत विकास में जनजातीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जनजातीय व्यवस्था इससे प्रभावित हुई है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अनुकूल प्रभाव ना कैसा प्रभाव? प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उदारीकरण के अंतर्गत कौन आता है? तो अर्थव्यवस्था में अनावश्यक प्रतिबंध हटा देना, जो भी प्रतिबंध लगे उनको हटा देना है, उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण के अंतर्गत क्या आता है? तो निजीकरण के अंतर्गत क्या आता है? एक सार्वजनिकरण होता है, एक निजीकरण होता है। तो निजीकरण के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया गया है? तो निजी के अंदर सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप देना, मतलब जो भी सरकार के अंडर में है उसको कोई एक व्यक्ति उसका मालिक हो जाए तो यही निजीकरण कहलाता है। वर्तमान समय में क्रय विक्रय का नवीनतम स्वरूप है। तो वर्तमान समय में क्रय विक्रय का नवीनतम स्वरूप कौन सा है? तो नवीनतम स्वरूप कौन सा है? तो घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना। क्रय विक्रय का नया रूप है घर बैठे शॉपिंग करना। अदृश्य हाथ की अवधारणा किससे संबंधित है? तो अदृश्य हाथ की अवधारणा किसने दी है? तो किसने दी है? तो स्मिथ ने दी है। किसने दी है? तो स्मिथ ने दी है। बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार है। तो बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार कौन सा है? तो मांग, वस्तु की मांग और पूर्ति, वस्तु की मांग और पूर्ति, वस्तु की मांग और पूर्ति। उदारीकरण का संबंध किससे है? तो उदारीकरण का संबंध आर्थिक नीति से है, वह प्रतिबंध को हटा देना। बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार क्या है? वस्तु की मांग और पूर्ति जिस प्रकार से होगी उसी प्रकार से उसका निर्धारण किया जाएगा। फिर देख लेते हैं विनिमय क्या है। तो विनिमय क्या है? तो विनिमय किसे कहा जाता है? तो विनिमय किसे कहते हैं? तो सामान्य अर्थ में विनिमय का आशय दो व्यक्तियों या दो पक्षों के बीच में वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान ही विनिमय कहलाता है। अर्थशास्त्र में विनिमय का किन्हीं दो पक्षों के मध्य होने वाले वैधानिक, ऐच्छिक तथा आपसी धन के लेन देन को कहते हैं। आपसी धन के लेन देन को ही विनिमय कहा जाता है।
तो अर्थशास्त्र में दो पक्षों के मध्य होने वाले वैधानिक, ऐच्छिक और आपसी संबंध को ही विनिमय कहते हैं, धन के लेन देन को ही। फिर देखते हैं दीर्घकालिक बाजार किसे कहा जाता है। दीर्घकालीन बाजार से क्या आशय है। तो दीर्घकालीन बाजार से क्या आशय है, बाजार संबंधी उस स्थिति में दीर्घकालीन बाजार के रूप में जाना जाता है। दीर्घकालीन बाजार के रूप में जाना, जिसमें उपयोग की किसी वस्तु की मांग के अनुसार उसकी पूर्ति को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। स्पष्ट है कि इस स्थिति में वस्तु की मांग और पूर्ति में सामंजस्य बनाने में गुंजाइश होती। इस बाजार के मूल्य को सामान्य मूल्य के रूप में जाना जाता है। तो दीर्घकालीन बाजार से क्या आशय है, तो बाजार संबंधी उस स्थिति को दीर्घकालीन बाजार के रूप में जाना जाता है, जिसमें उपभोग की किसी वस्तु की मांग के अनुसार, जितनी आप मांग रहे हैं, मांग के अनुसार उसकी पूर्ति को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, मतलब उसकी पूर्ति घट बढ़ सकती है। इसी को ही दीर्घकालीन बाजार कहा जाता है।